Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार, मैं आप सभी का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आपको मैंने पिछले वीडियो में मेरे संग की औरतें जो श्रीमती मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया था उसको मैंने पढ़ाया था और समझाया था। आशा करती हूँ आप सभी को पिछला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। आइए पढ़ते हैं। आपने पिछले मेरे संग की औरतें के का जो वीडियो था उसका पार्ट वन में जो कुछ आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, उसकी मैं पुनरावृत्ति कराना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपने पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग का परिचय पढ़ा था, फिर पाठ की रूपरेखा पढ़ी थी। उसके बाद मैंने अलग अलग सभी पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए पात्रों के बारे में बताया था। और पाठ के सार के अंतर्गत मैं बताऊंगी कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि लेखिका की स्मृतियों में नाना जी और नानी जी के बारे में क्या धारणा बनी हुई थी, लेखिका की माँ के बारे में क्या धारणा बनी हुई थी, और लेखिका की दादी और परदादी का बहुत थोड़ा सा अंश मैंने पढ़ाया था, तो उसी को मैं एक बार संक्षेप में पुनरावृत्ति कराती हूँ। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी है, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी थी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार था कि वे एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी, और उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया था जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित था। यानी कि यहाँ पर लेखिका के नाना की हम बात कर रहे हैं। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया था। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से ना करवाकर आज़ादी के सिपाही अर्थात किसी स्वतंत्रता सेनानी से वो करवाना चाहती थी। अतः यह जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया था। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थीं। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। अब हम लेखिका की माँ की बात करते हैं, जितना आपने अभी पिछले वीडियो के अंश में पढ़ा। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने ICS की परीक्षा में बैठने से उन्हें रोक दिया गया था। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी जो उनसे मुश्किल से ही संभल पाती थी। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन भी नहीं था। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नज़ाकत और सहाबी खानदान के कारण परिवार के लोग सभी उनसे प्रभावित थे। वे निष्पक्ष और गैर दुनियादार भी थीं, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी उनसे कोई नहीं करता था। उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी, लोग उनकी एडवाइस लेते थे। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, क्योंकि वह बच्चों के खान पान आदि में अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें किताब पढ़ने और संगीत सुनने का भी बहुत अधिक शौक़ था। उनके व्यक्तित्व में 2 विशेषताएं थी, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, आपको फिर से मैं रिपीट करके बताती हूँ, जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहला, वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे के सामने प्रकट करना वो उचित नहीं समझती थी, ना ही वो करती थी। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका व्यक्तित्व
उनका व्यक्तित्व या वे अधिकांश समय पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही बीतता था। सहाबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करती थी या साथ में उनके रहा करती थी। मातृत्व की जो कमी थी वो पिताजी ही पूरा कर दिया करते थे, यानी लेखिका के पिताजी। अब लेखिका की परदादी के बारे में थोड़ा सा अंश हम लोगों ने करा था। लेखिका की परदादी संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी थी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुईं। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनता है। उनकी मन्नत का कारण लोगों की समझ में नहीं आया, अतः यह रहस्य ही बनकर रह गया। अभी हम परदादी की बात कर रहे थे, अब इसके आगे देखिए। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अभी तक माँ ने जो ईश्वर से मन्नत मांगी थी, माँ जी ने उनकी सारी मन्नतें पूरी हुई हैं। और लेखिका ये भी कह रही कि भगवान का उनके ऊपर असीम कृपा बनी हुई थी, यानी एक कोई तार जोड़ा हुआ था जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जा रही थी। और अब इतना ही नहीं, इसके बाद अगले अंश में एक चोर का प्रसंग आता है जो कि बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर तरीके से लेखिका मृदुला गर्ग जी ने इसको वर्णित किया है। आइए पढ़ते हैं। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। यानी भगवान को क्या कहें, भगवान तो उनकी बात मानते ही मानते थे, भगवान उनकी हर बात से प्रभावित हो जाते थे। उतना ही नहीं, यहाँ तक कि लेखिका चोर की बात कर रही कि चोर भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। तो माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। वहाँ पे कोई शादी ब्याह का माहौल था और वो गांव के जितने मेल मेंबर थे, मर्द थे, पुरुष थे, वो दूसरी गांव में गए हुए थे किसी की बारात में। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, यानी औरतें जो थी वो तैयार वैयार हो करके, जैसे अपने भारतीय संस्कृति में औरतें रत जगह मनाती विवाह वाले दिन, रात विवाह की रात्रि में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रत जगह मन रहा था, यानी रात्रि जाग करके शादी के लिए जो खुशियाँ मनाते हैं, नाचते गाते हैं, तो वही फंक्शन चल रहा था। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। सेंध लगा के माने पूरा प्लान करके किस तरीके से घुसना है, वो कब सेंध लगाकर घुसा, किसी को खबर ना हुई। बहुत ही चुपचाप वो हवेली में, नकुड़ की हवेली में घुस गया। पर चोर था बदकिस्मत, उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। जिस कमरे में वो घुसा उसके अंदर माँ जी यानी परदादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। और वो और जहाँ पे वो सोती थी वो नॉर्मल तरीके से, वहाँ पे बहुत शोर था औरतों का, तो वो दूसरे कमरे में, वो अपना कमरा छोड़ करके दूसरे किसी कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके उतरा था कि आज हम चोरी करके ही इस घर से जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है देखिए, उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसे क्या मालूम था कि इतनी बड़ी बूढ़ी दादी जहाँ सोती है वहाँ से वो अपनी जगह बदल लेगी। वो उसने सोचा भी नहीं था। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से खुल गई। बुढ़ापे में बहुत कच्ची नींद होती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि बूढ़े लोगों को कम नींद आती है। और चोर के दबे पाँव की आहट से दादी की आँख खुल गई। तो माँ जी क्या पूछती हैं, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। इत्मीनान माने तसल्ली से पूछा। चोर
जी मैं चोर, जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर ने कहा कि मैं, जो परंपराओं से चलता चला आ रहा है कि हाँ कौन हो, मैं हूँ, उस तरीके से उसने जवाब दिया। तो माँ जी ने क्या कहा, पानी पिला। माँ जी ने कहा जी मैं। वो चौंक गया कि चोर से कैसे मांग सकती पानी। चोर झिझक कर रह गया, वो थोड़ा सा हेजिटेट करने लग गया। तब तक माँ जी ने बिस्तर के बराबर में टटोल कर वो देख चुकी थी, माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। तो ये लोटा ले और जा कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। उसके लोटे के ऊपर एक कपड़ा बंधा रहने देना और छान करके पानी भरना तरीके से, क्योंकि कुएं के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर का जो मिट्टी वाला पार्टिकल है वो ना आए। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। ये तो उसे पता था कि दादी के अंदर कुछ शक्ति है, जो भगवान तक से जो कुछ वो मन्नत मांगती है उनकी हर चीज़ पूरी हो जाती है, ये उसको पता था। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान और परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने कहा, जल्दी जा भाई, मेरे को बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। चोर ने खुद अपना इंट्रो दे दिया। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर के कारण चोर सच सच कह गया कि मैं तो चोर हूँ। अब माँ जी क्या कहती है, माँ जी कहती हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुँह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भर लो। ये सारे माँ जी ने निर्देश दिए कि कुएं से पानी भरने के टाइम पे तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगे। अब चोर ने फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग की, क्या आप मेरे हाथ का पानी पीना चाहेंगी? तो माँ जी क्या कहती, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा। माँ जी कहती, जा तुझसे मैंने जो कहा वो कर लो, हाथ रगड़ के धो लेना, क्योंकि सब लोग नाच गाने में लगे हुए हैं और भगवान के सिवा मेरा और है ही कौन जो मुझे पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ अकबकाया माने घबरा गया। उसको लगा कि भगवान भी उसी के, माँ जी के अगल बगल बैठे हैं, इसलिए थोड़ा चोर घबरा गया। अब उसने क्या किया, लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। पानी भर करके लौटा, जैसे जैसे माँ जी ने निर्देश दिए तो उसके अनुसार वो पानी लेकर के लौटा तो पहरेदार ने उसको रोक लिया। कुएं पर देख लिया गया था, उसको कुएं पर भी देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का, जब चोर अंदर आ गया और पानी लेकर अंदर आ गया, तो माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। उसने चोरी छोड़ दी और खेती में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद उन्होंने देखा तो वो बड़ा बूढ़ा हो गया था और भला मानुस यानी सज्जन व्यक्ति हो गया था, और थोड़ा डरा सा था और हैरान सा था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में, अब लेखिका कहती हैं कि मैं तो इन बूढ़ी दादी और नानी के बीच में फंस गई थी। चलिए अब अगले स्लाइड में देखिए। पाठ को हम क्रमशः आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। इसमें कहने का क्या मतलब है? इसमें कहने का मतलब ये है कि माँ जी ने, परदादी ने ईश्वर से ही लड़की कन्या मांगी थी अपनी बहू के लिए। इसलिए लेखिका कहती हैं कि मेरे लिए खुद माँ जी ने अपनी
ईश्वर से प्रार्थना करके मुझे मांगा था, हम सब बहनों को मांगा था, कन्याओं को मांगा था। इसलिए लड़की होने पर मुझे मेरे मन में कोई भी किसी तरह की हीन भावना नहीं थी, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी रही, यानी नानी चूँकि देश की आज़ादी के प्रति, यानी देश को के स्वतंत्र होने के लिए, आज़ाद होने के लिए देशभक्ति की जो भावना थी, उससे भी वो पूरी तरह से प्रभावित थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी, क्योंकि लेखिका के मन में भी कहीं ना कहीं देश के प्रति देशभक्ति की भावना थी। तो लेखिका को अपनी नानी से देश के प्रति, देश की भक्ति की भावना उनसे ही एक तरह से विरासत के तौर पर आई है। इसलिए लेखिका कहती हैं कि जब 1947 में हमारे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो दुर्योग माने बुरे संयोग के कारण, बुरे समय के कारण मैं बीमार हो गई थी। उन दिनों मुझे टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। उन दिनों टाइफाइड का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होगा, इसलिए उसको अच्छा खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। लेखिका कहती हैं उनको टाइफाइड हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि यह एक जानलेवा रोग उस समय माना जाता था। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। अब चूँकि जो डॉक्टर थे वो नाना जी के परम मित्र थे और नाना जी से ज़्यादा ही उनका ख्याल रखते थे, इसलिए जो पिताजी हर एक से सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, किसी भी बात पर वो बेबाक बोल जाते थे, किंतु अभी डॉक्टर के कहने पर वो चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, यानी लेखिका सिर्फ 9 साल की थी। इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से वो उनका मन बहल जाए, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरी तर्क वो समझ सकती थी, इसलिए वो परेशान हो रही थी। तो तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामज़ोव उपन्यास पकड़ा गए। अब पिताजी बहुत विचलित हो गए थे, क्योंकि मैं रो रही थी और मैं समझ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 9 वर्ष की, ना ही मुझे गुड़िया से खेलने में अच्छा लग रहा था और ना ही मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि जो मैं मेडिकली तर्क को जान सकूं या डॉक्टरी तर्क को जान कर सकूं या समझ सकूं। तो पिताजी ने हार करके मुझे एक नॉवल पकड़ा दिया कि इसको पढ़ो, और किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक माने बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो पढ़ती रहती थी। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अब जब घर में पलायन का मतलब जाना, जब लेखिका ने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी सदस्य इंडिया गेट जा चुके हैं, क्योंकि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और घर में सिर्फ वो और पिताजी रह गए थे, तो इसे देख करके वो शांत हुई और उन्होंने देखा कि पिताजी भी किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, तो लेखिका ने भी रोना धोना छोड़ करके किताब पढ़नी शुरू कर दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, मोहलत माने इतना अवकाश नहीं दिया, इतना मैं अपने आप को पढ़ने से रोक नहीं पाई कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं, यानी वो पढ़ने में तल्लीन हो गई। उस वक्त ब्रदर्स कारामज़ोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। लेखिका कह रही कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि पिताजी ने ये वाला उपन्यास मुझे क्यों दिया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पार्ट आपस में गड़बड़ हो गए। गड़बड़ माने आपस में मिक्स हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, जो नॉवेल का एक पृष्ठ था, एक अध्याय था यानी पाठ, उसमें जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे वो उनको समझ में आ गया
और मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। कंठस्थ माने पूरी तरह से वो समझ में आ गया और याद भी हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के साथ एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जब जब लेखिका आगे लेख लिखती रहीं तो उनके दिमाग में उस पाठ की अमिट छाप बनी रही और उसका प्रभाव उनके लेखन पर भी पड़ता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कट गुलाब उपन्यास आदि के अंश। मेरे संग की औरतें पाठ का यह दूसरा पार्ट आपने अभी देखा व समझा। आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 2 में लेखिका की परदादी के बारे में विस्तृत जानकारी, उनका स्वभाव, विचार आदि पता चला। साथ में नकुड़ की हवेली में चोर का घुसना तथा मांझी के सहज व्यवहार से चोर के व्यवहार को परिवर्तित करके उसे खेती करने में मांझी ने लगा दिया। आपने इस वीडियो में लेखिका के घर का वातावरण कैसा था वह भी जाना। तत्पश्चात भारत की आज़ादी से जुड़ी लेखिका की यादों पर भी प्रकाश डाला गया है। आशा करती हूँ कि आपको प्रस्तुत पाठ समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मेरे संग की औरतें पार्ट 3 देखिएगा। इसके साथ मैंने एक वर्कशीट भी दी है और उसमें किताब के आखिरी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, जिन्हें आप नोटबुक में लिख करके पूरा करेंगे और पाठ को पुनः पढ़ करके समझेंगे। थैंक यू सो मच।